गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पीओटी की नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम पीओटी का मॉक टेस्ट नंबर 17, मॉक टेस्ट नंबर 17 देखने वाले हैं, जिसमें हम सीबीटी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो आशा है कि आप पीओटी के फाइनल स्कोर 2026 में फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो बिना समय गवाए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डैश अवस्था में मनुष्य की शारीरिक तथा बौद्धिक विकास की सीमाएं निश्चित होती है। अनुभव तथा अभ्यास के आधार पर आचार विचार में प्रौढ़ता दिखाई देती है। वयस्कावस्था, जब वयस्क हो जाते हैं तो अभ्यास और आधार विचार में प्रौढ़ता दिखाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्रोन्डिके ने डैश उदाहरण देकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी को समझाया था। थ्रोन्डिके ने डैश का उदाहरण देकर ट्रायल एंड एरर का थ्योरी को समझाया था। थ्योरी ने बिल्ली का उदाहरण देकर समझाया था ट्रायल एंड एरर। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उस पिंजरे के अंदर दो बटन लगा दिए जाते हैं, एक रेड और ग्रीन। अगर ग्रीन बटन दबाती है बिल्ली तो बिल्ली को खाना मिल जाता है, और अगर बिल्ली रेड बटन दबाती है तो बिल्ली को करंट लगता है। तो इसी को समझाते हुए थ्रोन्डिके ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के कितने प्रकार है। मनोविज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ मनोविज्ञान के एक सामान्य मनोविज्ञान, एक शिक्षा मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट फैक्टर्स ऑफ जनरल साइकोलॉजी आर नॉट, सामान्य मनोविज्ञान का तत्व कारक नहीं है। एबिलिटी, जो एबिलिटी है वो सामान्य एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान का तत्व नहीं है, वह साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेरणा को डैश भागों में विभाजित किया जाता है। प्रेरणा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइप ऑफ अटेंशन, अवधान के प्रकार कितने हैं। 2 होते हैं, एक निष्क्रिय अवधान, एक सक्रिय अवधान। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा को भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक प्रेरणा और बनावटी प्रेरणा। एक नेचुरल मोटिवेशन होता है, एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन होता है। नेचुरल होता है जो पहले से हुआ बनाया होता है, और आर्टिफिशियल होता है जो बनाया गया है। प्रेरणा इसीलिए 2 भागों में विभाजित होती है, प्राकृतिक प्रेरणा, एक बनावटी प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का सुदृढ़ कार्य डैश तरह से होता है। रीइंफोर्सिंग इज ऑफ डैश काइंड्स, एक नकारात्मक तरीके से आदमी रीइंफोर्स कर सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दो तरीके होते हैं आदमी रीइंफोर्स कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अटेंशन यानी अवधान ध्यान के मुख्य स्रोत है। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, जो ध्यान के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। निबंध, अवधारणा, पहचानना, पुनः स्मरण।
ये चारों जो है वो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लॉ ऑफ मेमोरी। स्मृति के नियम क्या है? एक नवीनता का नियम, एक सहचारिता का नियम, दिलचस्पी बने रहने का नियम। नवीनता का नियम यानी लॉ ऑफ रिसेंसी, सहचारिता का नियम लॉ ऑफ एसोसिएशन, दिलचस्पी बने रहने का नियम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है पुराने विचारों को पूर्ण रूप से अंश रूप से ध्यान से हटा देने को ही विस्मृति कहते हैं। फॉरगेटन यानी भूल जाना, किसी चीज़ को भूल जाना अंश रूप से ध्यान हटा देने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विजुअल सेनेक्शन सीन्स ऑफ सीइंग। देखने की संवेदना हम आई अपनी आंखों से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ए फैक्ट हियर्ड इज ओनली रिमेंबर्ड डैश आफ्टर 3 डेज। केवल सुना हुआ तथ्य 3 दिन बाद केवल कितना याद रहता है? जो हमने आज कुछ सुना है और 3 दिन बाद उसको पूछेंगे तो उसका केवल 10% याद ही रहेगा। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमारा पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता, धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। क्वेश्चन नंबर 18 है द फैक्ट विच इन्वॉल्व बोथ सीइंग एंड लर्निंग इज रिमेंबर्ड डैश आफ्टर 3 डेज। वह तथ्य है जिसमें देखना और सुनना दोनों होता है, 3 दिन बाद कितना याद रहता है? क्योंकि हम अपने हाथों से कर कर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ याद रहने की उम्मीद होती है इसमें। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से हमें चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा होता है, न कि सिर्फ बोलने से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 65%। क्वेश्चन नंबर 19 है ए फैक्ट सीन इज ओनली रिमेंबर्ड आफ्टर 3 डेज। केवल देखा हुआ तथ्य 3 दिन बाद केवल कितना याद रहता है? यदि हम किसी चीज़ को देख कर सीख रहे हैं, यदि हमने उस दिन 100% सीखा है तो 100 में से 3 दिन बाद केवल 32% ही हमारे याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अधिगम के सिद्धांत, प्रतिबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, प्रयास भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अनुकरण से अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग बाय इमिटेशन थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जो थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हेगर्टी नामक वैज्ञानिक ने डैश उदाहरण देकर लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण अधिगम सीखना को समझाया। बंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है फिजिकल नीड्स के अंतर्गत क्या आता है, क्या नहीं आता है? फिजिकल नीड्स के अंतर्गत वाटर आता है, एयर आती है, फूड आता है। ये हमारी फिजिकल नीड्स है, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो हमारी फिजिकल नीड्स के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 23 है साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के अंतर्गत साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता और प्रामाणिकता जैसे कारकों को बुनियादी सिद्धांत क्यों माना जाता है? वे सुरक्षा और इसके घटकों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता और प्रामाणिकता जैसे कारकों को बुनियादी सिद्धांत क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सुरक्षा और घटकों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है CFI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फंड इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फंड इंस्टीट्यूट होता है जो इंस्टीट्यूट को फंड रेस कराता है, जिससे इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट में कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो फुल फॉर्म पूछा है CFI का। CFI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।